हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान यूट्यूब ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जैसा कि इससे पहले प्रेरणा से संबंधित एक वीडियो आप लोगों को दिया गया था, उसके बाद उसी से संबंधित प्रेरणा से संबंधित ही दूसरा वीडियो आप लोगों के समक्ष जा रहा है और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे तल्लीनता से देखेंगे और नोट बनाएंगे। तो प्रेरणा के सिद्धांत, तो आज नया शीर्षक है प्रेरणा से संबंधित प्रेरणा के सिद्धांत। प्रेरणा का पहला सिद्धांत दोस्तों, पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यह मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल महोदय ने दिया था। मैकडूगल महोदय, इससे पहले आप लोगों को मूल प्रवृत्ति के विषय में नितिन सर के द्वारा बताया गया कि मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्ति के कुल 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं और 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित 14 संवेग भी होते हैं। कितने संवेग होते हैं मित्रों? 14 संवेग होते हैं। तो उन्हीं 14, जैसे हम आश्चर्य, हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य हुए, तो जब हम आश्चर्य क्या हुआ? आश्चर्यजनक होना, आश्चर्यचकित होना, ये क्या हुआ? ये मूल प्रवृत्ति हुआ। आश्चर्यचकित होना मूल प्रवृत्ति हुआ, तो हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि वह वस्तु है क्या चीज़। तो प्रेरणा से संबंधित जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, वह सिद्धांत जो है मैकडूगल महोदय ने दिया है। उनके अनुसार जो है मनुष्य के अंदर, इस सिद्धांत के विषय में थोड़ा जान लीजिए कि मनुष्य के अंदर जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अधिगम की क्रिया उन्हीं से संचालित होती हैं। यानी कि उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के पीछे, मूल प्रवृत्तियों के पीछे जैसे 14 मूल प्रवृत्तियां हैं तो 14 संवेग हैं। यानी कि इन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों के पीछे 14 संवेग होते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और यह हमारे व्यवहार को अप्रेरक की तरह कार्य करता है। इसी से हम सीखते हैं। लेकिन मित्रों, इसका विरोधाभास भी है, क्योंकि ये 14 मूल प्रवृत्ति सारे इंसान में पाया जाता है और सभी इंसान का एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। सभी इंसान का एक जैसा व्यवहार मित्रों नहीं होता है। इसलिए यह सिद्धांत अपने आप में थोड़ा अपूर्ण रहा। इसके विषय में आपसे डीएलएड या बीएड के जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा होती है नहीं पूछा जाता है, सिर्फ सिद्धांत के विषय में पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो आप सीधे लगाएंगे कि मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड महोदय ने। फ्रायड महोदय ने बताया कि हमारे अंदर प्रेरणा के 2 मूल कारक होते हैं। एक मूल प्रवृत्तियां होती हैं, दूसरा अचेतन मन। एक क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां, और दूसरा होता है अचेतन मन। दूसरा क्या होता है मित्रों? अचेतन मन। तो मूल प्रवृत्तियों को सिगमंड फ्रायड महोदय ने 2 प्रकार बताया। एक जीवन मूल प्रवृत्ति होती है। एक कैसी मूल प्रवृत्ति होती है? जीवन मूल प्रवृत्ति। एक जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति जो होता है वो संरचनात्मक होती है, उससे हम सृजनात्मक कार्य करते हैं। और जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है वो विध्वंसात्मक व्यवहार करती है, और कहीं न कहीं हमारा व्यवहार अचेतन मन से भी प्रभावित होता है। ऐसा सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में प्रेरणा के। लेकिन मित्रों, शायद उन्होंने 2 चीज़ छोड़ दिया। मन जो है 3 प्रकार का होता है, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन। तो उन्होंने इस सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में अचेतन मन को तो लिया, लेकिन अर्धचेतन मन और चेतन मन को नहीं लिया। इसलिए यह भी अपने आप में अपूर्ण माना जा सकता है। फिर अगला सिद्धांत आपका है अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत क्लार्क हल महोदय ने दिया। अंतर्नोद क्या होती है? अब इसके विषय में हम आपसे विस्तृत चर्चा पहले वीडियो वाले में किया है कि अंतर्नोद क्या होता है। हमारी आवश्यकता होती है, जो हम व्यक्ति या मनुष्य की आवश्यकता होती है, आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतर्नोद कहते हैं। दोस्तों, तनाव को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतर्नोद कहा जाता है। यही अंतर्नोद जो है मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अभिप्रेरणा का कार्य करता है, और इन्हीं आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। ऐसा हल महोदय ने अपने अंतर्नोद के सिद्धांत में कहा। चौथा है प्रोत्साहन का सिद्धांत।
प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बोल्स और फाफमैन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ये 6 सिद्धांत मित्रों, टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका हम ट्रिक भी दिए हैं नीचे, अभी ट्रिक भी बताते हैं। लेकिन प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बोल्स और फाफमैन ने। बोल्स फाफमैन ने कहा कि मनुष्य को जो है पर्यावरण में स्थित वस्तु की स्थिति और क्रिया से प्रभावित होकर के मनुष्य जो है वो कार्य करता है। पर्यावरण के इन सभी तत्वों को इन्होंने प्रोत्साहन माना है। और प्रोत्साहन को 2 प्रकार इन्होंने कहा कि एक धनात्मक होता है, एक कैसा? धनात्मक, और एक कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। 2 होता है। तो धनात्मक प्रोत्साहन में बोल्स और फाफमैन ने रखा, जैसे भोजन हुआ, भोजन, पानी, ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने धनात्मक में रखा। और ऋणात्मक में जैसे दंड, किसी को दंड, मतलब बच्चा गया दीपक के पास, जैसे आदिगम में हमने बताया, बच्चा दीपक के पास गया, दीपक से वो जल गया तो उसे दंड मिल गया, दोबारा वो दीपक के पास नहीं जाएगा। या बिजली का झटका, लाइन हम बना रहे हैं, हमें झटका लग गया, दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये प्रोत्साहन का सिद्धांत है। किसने दिया था? बोल्स और फाफमैन ने। फिर शरीर क्रिया का सिद्धांत एक इसका है, मॉर्गन का। तो मॉर्गन ने बताया कि मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। मित्रों, ये मॉर्गन महोदय ने कहा कि मनुष्य में जो अभिप्रेरणा उत्पन्न होता है वह बाहरी नहीं होता, शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसी से जो है मनुष्य अभिप्रेरित होकर के कार्य करने के लिए सजग हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। लेकिन मित्रों, इस सिद्धांत में मनुष्य के पर्यावरणीय कारकों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। इसलिए इस सिद्धांत को भी अमान्य या अपूर्ण कहा जा सकता है। फिर इसके बाद छठा सिद्धांत है मार्ग का सिद्धांत। मार्ग का सिद्धांत मित्रों किसने दिया? मैस्लो ने दिया। मैस्लो ने कहा कि आवश्यकता को एक विशेष क्रम में प्रस्तुत किया मैस्लो ने, कि जब तक मनुष्य की एक आवश्यकता नहीं पूरी होगी तब तक वह दूसरे के लिए प्रेरित नहीं होगा। ऐसा मैस्लो ने कहा मार्ग के सिद्धांत में। लेकिन मित्रों, ये जरूरी नहीं है कि एक आवश्यकता न पूरी हो तो आदमी बैठ जाएगा, दूसरा काम नहीं करेगा। या एक बार आप परीक्षा में फेल हो गए तो दोबारा आप काम नहीं करेंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, निश्चित रूप से पढ़ेंगे। अगर आप जिद्दी किस्म के हैं, अपने मतलब लक्ष्य पाने के लिए हौसले आप में हैं, तो आप निश्चित रूप से अगर एक बार असफल हुए हैं तो दूसरी बार आप दुगनी ऊर्जा से जुटेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आइए देखिए, इसका एक हम ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक को आप समझने की कोशिश करिएगा। 3 लाइन की कविता है, ज़्यादा नहीं है। इसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं और याद करने के बाद आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन सा प्रेरणा का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। जैसे हमने कहा डूगल मूल फ्रायड ने, जैसे डूगल मैकडूगल का अंतिम वो 3 अक्षर हमने निकाल लिया है। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति, फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत किसने दिया प्रेरणा में? फ्रायड ने। तो डूगल मूल फ्रायड ने अंतर्नोद से हल किया, बोल्स फाफमैन का प्रोत्साहन शरीर मॉर्गन ने दिया। फिर से सुन लीजिए, डूगल मूल फ्रायड ने अंतर्नोद से हल किया, बोल्स फाफमैन का प्रोत्साहन शरीर मॉर्गन ने दिया। मनोवैज्ञानिक मैस्लो ने अप्रेरणा की मांग किया। तो मित्रों, यहाँ से आप देख लीजिए, डूगल यानी कि मैकडूगल ने कौन सा प्रेरणा का सिद्धांत दिया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने दिया। अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया। फिर बोल्स और फाफमैन ने प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया मित्रों? प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया। शरीर क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। और मैस्लो ने मार्ग का सिद्धांत दिया। तो मित्रों, हो सकता है ये सारे अगर ये तीनों लाइन आपको कंठस्थ है तो वह प्रेरणा से संबंधित जितने ये सिद्धांत हैं, छह सिद्धांत आपको याद करने या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। डूगल मूल, फिर सुन लीजिए, डूगल मूल फ्रायड ने अंतर्नोद से हल किया, बोल्स फाफमैन का प्रोत्साहन शरीर मॉर्गन ने दिया, मनोवैज्ञानिक मैस्लो ने अप्रेरणा की मांग किया। ठीक है मित्रों, तो आगे देखिए, अप्रेरणा और सीखने में संबंध क्या है। मित्रों, अभिप्रेरणा और सीखने में संबंध क्या है? हम पहले से बता रहे हैं, सीखना और अभिप्रेरणा दोनों एक ही क्रिया है, दोनों
एक ही क्रिया है मित्रों। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि यह प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम, मित्रों प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को प्रभावित करती है। अप्रेरित विद्यार्थी, अप्रेरित व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और उनकी सीखने की गति जो होती है वो तीव्र होती है, ज़्यादा तेज़ी से वो सीखने की कोशिश करते हैं और उस परिस्थिति में उनके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वो अधिक अस्थायी होता है, चिरस्थायी होता है। इसके विषय में वेरी इंपॉर्टेंट एंडरसन महोदय का, अब इसे याद करने का एक तरीका आप समझ लीजिए, अंडर एक्शन। क्या? अंडर एक्शन, अंडर एक्शन है ना, यानी कि अभिप्रेरणा के तहत एक्शन क्रिया हो। एंडरसन महोदय ने क्या कहा कि सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से तभी आगे बढ़ेगी जब वह अप्रेरित होगी। सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से तभी आगे बढ़ेगी जब वह अप्रेरित होगी, यानी कि लर्निंग विल प्रोसीड बेस्ट, लर्निंग विल प्रोसीड बेस्ट इफ मोटिवेटेड, लर्निंग विल प्रोसीड बेस्ट इफ मोटिवेटेड, यानी कि सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से तभी आगे बढ़ेगी जब वह अप्रेरित होगी। यानी कि आप समझ गए, अंडर मतलब अंडरसन से अंडर एक्शन, यानी कि अभिप्रेरणा के तहत क्रिया अगर होगी, अभिप्रेरणा के तहत अगर सीखना होगा तो अच्छी तरह से होगा। दूसरा है स्किनर। स्किनर महोदय ने बहुत गजब कहा कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, यानी कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है मित्रों यह कि अभिप्रेरणा राजपथ है सीखने का, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, या मोटिवेशन इज द मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे, मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। बहुत पूछा जाता है मित्रों, कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद आते हैं वुडवर्थ महोदय। फिर इसके बाद कौन आते हैं? वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय ने तो एकदम स्पष्ट कह दिया कि अचीवमेंट इक्वल टू योर एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या होता है मित्रों? इसकी हिंदी होती है निष्पत्ति, एबिलिटी की हिंदी होती है योग्यता और मोटिवेशन की हिंदी होती है अभिप्रेरणा। स्पष्ट कह दिया वुडवर्थ महोदय ने कि जब सीखने वालों में सीखने की योग्यता के साथ साथ अभिप्रेरणा भी होगी, सीखने के साथ साथ अभिप्रेरणा भी हो, तो उसका निष्पत्ति अचीवमेंट उपलब्धि जो होगा वो निश्चित रूप से अधिक होगा। ये वुडवर्थ महोदय ने कहा। तो आप लोग मित्रों आसानी से जान जाइए कि एंडरसन ने क्या कहा। एंडरसन ने कहा कि सीखने की क्रिया तभी सफल होगी जब वह अप्रेरित होगी। स्किनर महोदय ने कहा कि सीखना जो है, अभिप्रेरणा जो है वो राजपथ है, राजमार्ग है, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। और वुडवर्थ महोदय ने तो कहा कि अगर एबिलिटी के साथ मोटिवेशन, एबिलिटी के साथ मोटिवेशन मिल जाए तो अचीवमेंट हमारा जो है वो दुगना हो जाता है। तो इसके बाद मित्रों आइए देखिए, हम आपको बताते हैं विद्यार्थियों को अप्रेरित, विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियाँ, यानी कि विद्यार्थी में अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जाए, वह मतलब विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित किया जाए। तो उसके तहत जैसे आप लोग जानते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है, यानी कि यह केंद्र है कौन? अभिप्रेरणा। बाकी सीखना या सिखाने की प्रक्रिया जो है वो किसी व्यक्ति की क्या है? परिधि है। अभिप्रेरणा जो है उसके बीच में है और अधिगम जो है उसकी परिधि है। तो उसके तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 है सीखने की इच्छा। नंबर 1 है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा भी अगर शिक्षार्थी में है तो समझ लीजिए कि वह शिक्षार्थी एक प्रकार से मोटिवेटेड है, मतलब वह शिक्षार्थी जो है एक प्रकार से अभिप्रेरित है, वह आसानी से अभिप्रेरणा को अर्जित कर सकता है, अधिगम को सीख सकता है। इसके बाद मित्रों देखिए दूसरा कारण आपका है, हम व्याख्या नहीं किए हैं, सिखाए जाने वाले कौशल की उपयोगिता। सिखाए जाने वाले कौशल की उपयोगिता मित्रों आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि जब तक व्यक्ति या शिक्षार्थी को यह नहीं पता होगा कि यह अधिगम हम सीखेंगे तो हम करेंगे क्या, तब तक वह उस अधिगम को सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होगा। और जब तक वह प्रेरित नहीं होगा तब तक वह ठीक ढंग से सीख नहीं पाएगा। जैसे हमें रोज़ चौराहे पे जाना है, बाज़ार में जाना है सब्जी लाने के लिए, क्या लाने के लिए? सब्जी लाने के लिए। तो हम पैदल जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं मित्रों। पैदल जा रहे हैं तो हम साइकिल चलाना सीख लिए, यानी कि साइकिल चलाएंगे तो हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा, साइकिल चलाएंगे तो हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा, तो हम आसानी से साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो यानी कि
उपयोगिता भी जो होती है वो एक प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। फिर इसके बाद है मित्रों शिक्षार्थी की आवश्यकता। शिक्षार्थियों की आवश्यकता, शिक्षार्थियों की आवश्यकता में मित्रों जैसे किसी विषय का ज्ञान एवं कौशल का शिक्षण एवं प्रशिक्षण अपने में कितना भी उपयोगी क्यों न हो, लेकिन वह शिक्षार्थियों की आवश्यकता को अगर वह संतुष्ट नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से शिक्षार्थी जो है उसे सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षार्थी जो है उसे सीखने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। फिर इसके बाद आता है आकांक्षा स्तर। उस विषय वस्तु को सीखने के लिए कितना लालायित है छात्र, उस विषय वस्तु को सीखने के लिए कितना लालायित है, ये एक प्रकार का अभिप्रेरणा है। अगर सीखने की इच्छा, जैसे गणित में बीज गणित हमें सीखने की इच्छा है, रेखा गणित में कोण बनाने की हमें इच्छा है, तो अगर हमारा आकांक्षा स्तर अच्छा है तो हम अभिप्रेरित हैं और निश्चित रूप से उसे हम सीख जाएंगे। फिर पांचवा कारक मित्रों है कक्षा का वातावरण। कक्षा का वातावरण भी हमें अभिप्रेरित करता है सीखने के लिए। अगर कक्षा में जो है प्रिंट रिच मटेरियल उपलब्ध हो, जैसे कक्षा की दीवारों पर जो है प्रिंट रिच मटेरियल, ये बहुत पूछा जाता है मित्रों ये सीटेट की परीक्षा में। प्रिंट रिच मटेरियल का मतलब क्या होता है? प्रिंट रिच मटेरियल का मतलब होता है कि हम अपने कक्षा की दीवारों में तमाम प्रकार के पोस्टर लगाएं, तमाम प्रकार के TLM लगाएं, कहानी की किताब लर्निंग कॉर्नर बनवाएं। अगर इस तरह से हम अपने कमरे का माहौल बनाएं, स्वच्छ वातावरण बनाएं, तो निश्चित रूप से उस कमरे में बैठा हुआ विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित होगा। फिर मित्रों अगला है प्रशंसा एवं निंदा। प्रशंसा एवं निंदा, प्रशंसा एवं निंदा भी एक प्रकार की प्रेरणा है। जैसे किसी विषय में बच्चा अच्छा किया, तो बच्चा अच्छा किया तो आप कह दीजिए वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा आपने बहुत बढ़िया किया। जैसे निंदा भी एक प्रकार की प्रेरणा है। जैसे बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया है, गंदी बात है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, तो वह प्रेरित होगा, गुरुजी ऐसे कह रहे थे, गंदी बात है, इसे नहीं करेंगे हम। तो मतलब प्रशंसा और निंदा भी एक प्रकार का जो है प्रेरणा है। पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड को भी प्रेरणा के तहत रखा गया है। बच्चा जानता है कि हम अच्छा करेंगे तो गुरुजी अभी हमें कहेंगे शाबाश, और बच्चा ये भी जानता है कि अगर हम गलत करेंगे तो गुरुजी अबे मतलब तुरंत अब कहेंगे कि अरे बाबा बहुत गंदा काम किए हो यार, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, देखो वो लड़का ऐसा नहीं करता, तुम ऐसा कर रहे हो, कोशिश करो कि ऐसा ना करो, अच्छा करो, बढ़िया करो, ठीक ढंग से करो। और फिर इसके बाद 8वां पॉइंट है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक के व्यवहार में भी मित्रों आप आसानी से लिख सकते हैं, शिक्षक का व्यवहार भी छात्रों में प्रेरणा का कार्य करता है। जैसे अगर शिक्षक का स्वभाव अच्छा है, लचीला है, रूडनेस नहीं है, कठोरता नहीं है, प्रेम से बच्चों से बात करते हैं, बच्चों में समायोजित कर लिए हैं अपने आप को, तो निश्चित रूप से बच्चा अपनी समस्या अध्यापक से कहेगा, बच्चा अपनी समस्या अध्यापक से कहेगा, अध्यापक को समझाएंगे, प्रेरित होकर वो सीखेगा। अध्यापक जो कहेगा, शिक्षक जो कहेगा, बच्चा उसका अनुपालन करेगा, सीखने की कोशिश करेगा निश्चित रूप से। फिर इसके बाद शुरू होता है मित्रों अगला पॉइंट है प्रतियोगिता। कभी कभार कक्षा में प्रतियोगिता भी करा देना चाहिए, यानी जैसे आप कहते हैं परीक्षा, सारे बच्चों को बैठा करके आप परीक्षा करवाइए, तो उसमें देखिए ये बच्चा देखिए 10 नंबर पाया है, ये 5 नंबर पाया है, ये 3 नंबर पाया है, ये 2 नंबर पाया है, तो निश्चित रूप से जो 5 नंबर पाया है उस बच्चे का पीछा 3 वाला करेगा, 2 अंक पाने वाला करेगा, तो उनमें एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी, बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। और प्रतिस्पर्धा अगर बच्चों में उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए कि यह सबसे अच्छी अभिप्रेरणा है। अगर बच्चों में प्रतिस्पर्धा आप उत्पन्न कर ले गए तो जान लीजिए कि आपने बच्चों को फुल मोटिवेटेड कर दिया है। क्या कर दिया है? फुल मोटिवेटेड। बच्चा आसानी से सीखेगा। तो मित्रों इस प्रकार से प्रेरणा का ये पूरा चैप्टर जो नितिन सर के द्वारा बताया गया, पूरा चैप्टर आपको लिखित PDF के रूप में दिया गया है और समझाने की कोशिश भी की गई है। तो मित्रों 2 घंटा 3 घंटा मेहनत किया जाता है तो एक PDF तैयार होता है और उसे समझाया जाता है। तो निश्चित रूप से हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे एक एनर्जी, एक प्रोत्साहन, एक प्रेरणा हमको भी मिले, है ना। तो आइए देखिए इसी विषय वस्तु से संबंधित नितिन सर ने बताया कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न करवा लीजिए, देखिए कितना आता है कैसे, है ना। तो अति लघुत्तरी प्रश्नों का कुछ सेट भी हम लेकर के आए हैं जो परीक्षा में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे है पहला प्रश्न है अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा गया। बहुत
अति लघुत्तरीय प्रश्न है मित्रों। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मित्रों पहले तो आप समझ लीजिए अभिप्रेरक किसे कहते हैं। शॉर्ट में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। क्या? अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरक को कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक भाग को आंतरिक और दूसरे को बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरकों से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक अथवा जैविक अभिप्रेरकों से होता है। आंतरिक का मतलब शारीरिक अथवा जैविक अभिप्रेरक, जैसे आत्मरक्षा, भूख, प्यास, काम आदि। और बाह्य अभिप्रेरक मनुष्य का पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरणीय या मनोसामाजिक अभिप्रेरक होता है, जैसे आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, नेता, अध्यापक, इस तरह से। तो आंतरिक और बाह्य है ना, ये 2 अभिप्रेरक होते हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है मित्रों कि निष्पत्ति बराबर योग्यता धन अभिप्रेरणा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है निष्पत्ति बराबर योग्यता धन अभिप्रेरणा किसका सूत्र है। किसका सूत्र भी आपको बताया गया कि अचीवमेंट इक्वलिटी और एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। किसका सूत्र बताया गया मित्रों? वुडवर्थ का। किसका बताया गया? वुडवर्थ का। किसका सूत्र बताया गया था? वुडवर्थ का। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि योग्यता के साथ अगर अभिप्रेरणा भी मिल जाए तो हमारा निष्पत्ति जो अचीवमेंट होगा वो दुगना होगा, अच्छा होगा, तेज होगा। ठीक है मित्रों। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है मित्रों, अभिप्रेरणा किसी कार्य को जारी रखने, प्रारंभ करने तथा सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? तो मित्रों इसके विषय में हम आपसे बताए थे गुड वर्क। क्या बताए थे? गुड वर्क कब होगा? जब कार्य शुरू किया जाए, जारी रखा जाए और कार्य को सही दिशा में किया जाए तो गुड वर्क होगा। तो गुड मनोवैज्ञानिक हैं। यह परिभाषा किसने दिया है? गुड महोदय ने दिया है कि किसी कार्य को अभिप्रेरणा वही है जो किसी कार्य को जारी रखता है, प्रारंभ करता है और सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। यह किसने दिया था मित्रों? गुड ने दिया था। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है मित्रों, देखिए सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से तभी आगे बढ़ेगी जब वह अभिप्रेरित होगी। मित्रों इसका हम बताए थे कि अंडर एक्शन। क्या बताए थे? अंडर एक्शन यानी कि अभिप्रेरणा के अंदर क्रिया हो। तो अंडर से आप लोग समझ लीजिए कि एंडरसन की बात की जा रही है और एक्शन की क्रिया की। तो इसका किसका कथन है मित्रों? एंडरसन का। फिर देखिए मित्रों अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है कि अभिप्रेरणा से संबंधित मार्ग का सिद्धांत किसने दिया। तो मित्रों मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? तो हम फिर एक बार पढ़ दे रहे हैं उस कविता को, आप लोग सुन लीजिए कि डूगल मूल मनो फ्रायड ने अंतर्नोद से हल किया, बोल्स फाफमैन का प्रोत्साहन शरीर किया, मार्गन ने दिया, मनोवैज्ञानिक मैस्लो ने अभिप्रेरणा का मांग किया। अभिप्रेरणा का मांग किया। किसने मांग किया? मैस्लो ने। किसने मांग किया मित्रों? मैस्लो ने। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैस्लो। क्या होगा मित्रों? मैस्लो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैस्लो। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है मित्रों छठा प्रश्न है अभिप्रेरणा सीखने का राजपथ है। अभिप्रेरणा सीखने का राजपथ है। यह किसका कथन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिप्रेरणा सीखने का राजपथ है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। किसका है मित्रों? स्किनर का। किसका है? स्किनर का। किसका मित्रों? स्किनर का। ये स्किनर का है। तो इसका 6वें का उत्तर क्या होगा? स्किनर होगा मित्रों। फिर आगे देखिए, फिर अगवा 7वां प्रश्न देखिए मित्रों है अभिप्रेरणा से संबंधित मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। कौन सा पूछा गया मित्रों? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? सही विकल्प का चयन करें। तो मित्रों देखिए हम सारे सिद्धांत को इसमें ला के रख दिए हैं। हल, फ्रायड, बोल्स फाफमैन और यहाँ पर मित्रों मॉर्गन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मॉर्गन। यहाँ पर मित्रों लिखा गया है मॉर्गन। यहाँ पर मित्रों लिखा गया है मॉर्गन। मॉर्गन लिख दीजिए। स्क्रीन हट जा रही है।
ठीक है। अब देखिए हल, फ्रायड, बोल्ट्ज-हॉफमैन, मॉर्गन और मैकडूगल। तो आप लोग अच्छी तरह से वो कविता जान रहे हैं। डूगल मूल, फ्रायड ने अंतर्नोद से हल किया, बोल्ट्ज-हॉफमैन का प्रोत्साहन शरीर, मॉर्गन ने दिया, मनोवैज्ञानिक मैस्लो ने प्रेरणा की मांग किया। तो हल किसका, हल वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, अंतर्नोद का। कौन सा सिद्धांत दिया, अंतर्नोद का। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक का। किसका सिद्धांत दिया मित्रों, मनोविश्लेषणात्मक का। बोल्ट्ज और हॉफमैन ने किसका दिया दोस्तों, प्रोत्साहन का। किसका दिया सिद्धांत, प्रोत्साहन का, प्रोत्साहन का। ठीक है। मॉर्गन ने किसका सिद्धांत दिया मित्रों, शरीर क्रिया का। किसका सिद्धांत दिया, शरीर क्रिया का, शरीर क्रिया का। और मैकडूगल ने किसका सिद्धांत दिया मित्रों, मूल प्रवृत्ति का। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारा सिद्धांत। हल का क्या है, अंतर्नोद, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक, हल का अंतर्नोद, बोल्ट्ज-हॉफमैन का प्रोत्साहन, मॉर्गन का शरीर क्रिया का सिद्धांत और मैकडूगल का जो है वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ये आप लोगों को 6-7 क्वेश्चन जो दिए गए हैं प्रेरणा से संबंधित है मित्रों। निश्चित रूप से अगर अति लघु उत्तरीय या बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न आएगा इसी 7 से आएगा, इससे इतर नहीं आएगा, ये हमारा दावा है मित्रों। निश्चित रूप से हम आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को, इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आइए नितिन सर से सुनिए। धन्यवाद।